नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा 2019 दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी उसका पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम 31 से लेकर 40 क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन पार्ट्स को देख सकते हैं। यह 6 दिसंबर 2019 को जो परीक्षा हुई थी वहां से हम पेपर कर रहे हैं। आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कि प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको हम पीवाईक्यूज बोलते हैं इन शॉर्ट, वो जो होते हैं प्रत्येक एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। मींस पीवाईक्यू अगर किसी बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने किसी भी एग्जाम के लिए, इवन कि आप किसी भी तरह का एग्जाम देने जाएं, उससे पहले अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए हैं तो मतलब आपका एग्जाम जो होता है उसमें सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है 31 नंबर प्रश्न। यहाँ पर ए एंड आर का प्रश्न दिया गया है, तो इसे देखते हैं। योग कार्यक्रम में प्रेरणा के साथ प्रदर्शन विधि का उच्च शैक्षणिक महत्व है कि जब हम योग सिखाते हैं किसी को भी तो उसमें हमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, टीचिंग ज्यादा प्रभावशाली होगी। इस लाइन का अर्थ ये, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूं अभी कि गोमुखासन करेंगे, तो मैं केवल इंस्ट्रक्शन दूं, उससे अच्छा ये है कि आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाए ना, करके दिखाया जाए, तो आप जल्दी सीखेंगे। मतलब उच्च शैक्षणिक महत्व है प्रदर्शन विधि का भी। ये ए जो लाइन है बिल्कुल राइट है। मीन्स योग में ऐसा आवश्यक है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर करके दिखाओगे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे, तो बच्चा इजीली जल्दी से जल्दी आसनों को समझेगा। ए बिल्कुल राइट है। रीजन की बात की जाए तो यहां कहा गया यह देखकर विश्वास करना करके सीखना के सिद्धांत का समर्थन करता है और यह सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण का सम्मिश्रण है। मीन्स इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी आ जाता है सैद्धांतिक बोले तो, और प्रायोगिक मीन्स प्रैक्टिकल पार्ट भी शामिल हो जाता है, क्योंकि आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वह आपका सैद्धांतिक पक्ष हो गया और करके दिखा रहे हो वह प्रैक्टिकल हो गया। तो दोनों चीजें जो है मिश्रण का कार्य करता है प्रदर्शन विधि में, और इसलिए इसको हम देखकर विश्वास करना। मीन्स पहले आपको मैंने मयूरासन या गोमुखासन आदि करके दिखाया, अब आपको विश्वास हो गया कि हम भी कर सकते हैं, ये जो है सही है। उसके बाद में आप खुद करके देखोगे तो उस सिद्धांत का समर्थन करता है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो मीन्स आपका आर है, रीजन भी बिल्कुल सही है, ए एंड आर दोनों सही है। और ये जो व्याख्या की जा रही है ये भी किसकी की जा रही है, ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन विधि की ही व्याख्या की जा रही है। मतलब उसी के बारे में बताया जा रहा है कि प्रदर्शन विधि जो है इस तरीके से टीचिंग में हेल्प करती है। तो ये जो है ए एंड आर दोनों सही है, और इनकी व्याख्या जो है, रीजन जो है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। मीन्स ऊपर वाली बात को ही एक्सप्लेन किया है। ए एंड आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न। शरीर सौष्ठव के लिए वर्गीकृत भोजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। शरीर सौष्ठव, सौष्ठव का मतलब होता है मसल्स को निर्माण करना, मतलब मसल को मजबूत करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए निम्न में से कौन से भोजन आते हैं। तो यहां पर आपसे कॉमन सेंस का प्रश्न पूछा है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि शरीर मजबूत करने के लिए जिम में जाते हैं लोग, और जिम में जब जाते हैं तो वो क्या खाते हैं। आप में से कोई भी बच्चा जिम में गया हो तो वहां पर पता होगा आपको, प्रोटीन का डब्बा खरीदते होते हैं। प्रोटीन मतलब जो मसल बिल्डिंग के लिए आवश्यक होता है, तो प्रोटीन जो होता है मसल बिल्डिंग करवाता है। तो इसीलिए हमें शरीर सौष्ठव के लिए प्रोटीन जिनमें पाया जाता है वही आहार चूज करने हैं। तो दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल। मांस में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारे क्या होंगे, शरीर सौष्ठव के लिए उपयोगी होंगे खाद्य पदार्थ होंगे। मीन्स अगर शरीर मजबूत करना है तो सामान्य रूप से अगर देखें तो दाल और मांस, क्यों, क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है, इसीलिए ये खाद्य पदार्थ के रूप में कहे गए हैं। हालांकि यौगिक दृष्टिकोण से मांस हमें वर्जित है, क्योंकि वहां पर हमें मसल बिल्डिंग करनी ही नहीं होती। परंतु अगर हम सामान्य रूप से डाइट एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो दाल और मांस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बी एंड सी जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर नेफ्रॉन के निम्नलिखित भागों का सही क्रम बताने की बात कही गई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन मतलब कहां से। नेफ्रॉन को बोलते हैं हम किडनी की सेल की बात करते हैं। किडनी की सेल जो होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। किडनी की सबसे अंदर छोटी जो सेल होती है, मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। मीन्स किडनी के अंदर नेफ्रॉन के फिर कुछ पार्ट होते हैं, उनमें यूरिनेशन किस प्रकार होता है, वहां से ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अब उसके लिए हम इस प्रश्न को एक बार इंग्लिश में देखेंगे ताकि इस बच्चों को क्लियर हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, इंग्लिश में प्रश्न कन्वर्ट कर दिया है हमने 33 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पूछा गया नेफ्रॉन का करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर देना है हमें। तो इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर देखें, नेफ्रॉन को थोड़ा समझते हैं हम। ये नेफ्रॉन का चित्र है दोस्तों। ये तभी समझ में आएगा जब आपने पहले से पढ़ा हुआ है कुछ। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ये दोस्तों समझ में नहीं आने वाला है। आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है स्पेशल वीडियोस में, आपको वहां वीडियो मिल जाएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत।
वहां जाकर के इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जानना है बस इसके पार्ट कौन कौन से हैं। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, ये मुख्य काम है इसका। तो अगर देखें तो ब्लड आता किस साइड से, रीनल आर्टरी से इसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आया, तो आया क्या है ये, ग्लोमेरुलस, ये जो गुच्छा दिख रहा है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इसके ऊपर बाहर ये ब्लू कलर की कवरिंग जो है ये कैप्सूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अगर देखें तो आगे ब्लड चला जाता है, आगे जाते हुए फिर कहाँ जाता है, इसमें से आगे फिल्टर हो चुका है ब्लड, पहला फिल्ट्रेशन हो चुका है, आगे ये जो है इसका नाम पीसीटी मींस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी बोलते हैं, इन शॉर्ट लिखता हूं मैं पीसीटी। आगे इसके बाद में क्या आएगा आपका, लूप ऑफ हेनले आएगा, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है। लूप ऑफ हेनले मींस एक हेनले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, और ये लूप की तरह है, यू शेप में है, लूप है ये, तो इसलिए इसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। इसके आगे देखा जाए लूप ऑफ हेनले के बाद में फिर आएगा आपका डीसीटी, डीसीटी मींस दूर वाली, डीसीटी दूर वाली, पीसीटी पास वाली, पास वाली मतलब फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और डीसीटी मींस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। देखो ये ट्यूब जो है ये इस नेफ्रॉन से जो ग्लोमेरुलस था यहाँ से दूर आ गई है, ये घूमती हुई इस तरीके से ये दूर आ गई है, ये वाली यहाँ पर डीसीटी जो है ये दूर आ गई, ठीक है। उसके बाद में ये डीसीटी जो है अपना सारा का सारा यूरिनेशन जो है इसमें आता है, वो कहाँ डाल देती है, कलेक्टिंग ट्यूब जो होती है, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं जिसको हम, कलेक्टिंग डक्ट, किसको कलेक्ट कर रही है, यूरिन को कलेक्ट करती है ये। तो इस तरीके से सीक्वेंस कंप्लीट होती है, ये सीक्वेंस है हमारी। तो अब हम फिर से प्रश्न में चलते हैं, ये प्रश्न है, यहाँ पर अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे पहले क्या था, ग्लोमेरुलस था, इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जामिनर ने बी कहा है इसे, तो हम इसे भी बी कहेंगे यहाँ पर। बोमेन्स कैप्सूल आया ही नहीं है ऑप्शन में। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जिसको हम पीसीटी बोल रहे हैं उसको क्या बोला गया, सी, तो उसके आगे हम सी लगा देंगे। लूप ऑफ हेनले को डी बोला है तो डी लगा देंगे। और क्या बोला है, डीसीटी दिया आपको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, तो इसको ए बोला है तो ए लिख देंगे। तो सीक्वेंस क्या बनी हमारी, बी सी डी ए, ये हमारी सीक्वेंस बन गई, और ये जहां पर भी है वह हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमें ये सारी सारी सीक्वेंस मिल रही है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, इन सब के सीक्वेंस याद रखनी है, सबकी सीक्वेंस, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है बीच बीच में से कुछ उठा देता है, कल को मान लो बोमेन्स कैप्सूल ऑप्शन में दे देगा, तब आपको ये सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। तो इनकी सीक्वेंस आपको सभी की सभी, ये जो 5 चीजें बताई है इनकी सीक्वेंस आपको जरूर पता होनी चाहिए, आपसे तभी ये जो है इन फ्यूचर एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। इसी के साथ में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ग्लोमेरुलस में, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, यूरिनेशन का निर्माण होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में होता है, सबसे पहले फिल्टर होता है पहले। उसके बाद में अगर देखा जाए तो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब, यहां तक जो है रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिन का रीअब्जॉर्ब होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं जिसको, रीअब्जॉर्ब होना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में डीसीटी में जाकर के क्या होता है, सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन बोले तो जो आयंस होते हैं जो हमारे शरीर में कोई काम के नहीं है, जैसे यूरिया एक्सेट्रा है जो हमारे शरीर में काम की नहीं है, उनको सीक्रेट कर दिया जाता है यूरिन में, तो सिक्रेशन। तो मतलब यूरिन का फॉर्मेशन जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरिन का फॉर्मेशन 3 तरह से होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा, रीअब्जॉर्बेशन भी होता है, कौन सा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ये ट्यूब्स है, ट्यूबुल किसको बोलते हैं एनाटॉमी में, जो चीजें जो ट्यूब्स छोटी होती हैं उनको हम ट्यूबुल्स बोलते हैं। सिक्रेशन का मतलब है ट्यूबुलर सिक्रेशन, मींस डीसीटी में जाकर क्या होता है, आयंस का सिक्रेशन होता है, यूरिन में मिला दिए जाते हैं, जो अनावश्यक चीजें होती है हमारे शरीर में वो सारी सारी सीक्रेट हो जाती है, यूरिन में मिला दी जाती हैं, ये हम ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमें पता लगा है कि हमारे पास 3 तरह से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो इनकी सीक्वेंस ही पूछी जा सकती है, ये तीनों वर्ड भी ध्यान रखेंगे, पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बेशन, और तीसरा सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये तीनों को भी सीक्वेंस में आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमें उत्तर जानना था वो क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए हैं दोस्तों। फिर हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में षडंग योग वर्णित है। तो षडंग योग हमसे पूछा, सबसे पहले हमें षडंग योग के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें हम षडंग योग में मानते हैं। इनकी अगर बात की जाए तो हमें पता है ये हमें
योग चूड़ामणि उपनिषद में देखने को मिलते हैं और ध्यान बिंदु उपनिषद में देखने को मिलते हैं। ये दो ही उपनिषदों में हमें षडंग योग के बारे में देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए और सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके साथ हमें ये जानना चाहिए कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कौन से प्रकार का योग है। तो यहाँ पर ध्यान योग की बात की जाती है, ध्यान योग और सांख्य योग, इन दो की बात की गई है, सांख्य योग और ध्यान योग। ये सांख्य योग को आप जरूर मेंशन करेंगे, दिया जाता है, आपसे एग्जामिनर ने पूछा भी है श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बार सांख्य योग के बारे में। ठीक है, नाद बिंदु उपनिषद में देखा जाए तो वहां पर किसी प्रकार का योग नहीं बताया गया है। नाद बिंदु उपनिषद में मात्र आपको हंस विद्या का वर्णन देखने को मिलता है, हंस विद्या। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार को हंस के समान बताया है और उसकी 12 मात्राएं बताई है, ओंकार की 12 मात्राएं बताई है, जो कि आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी आपसे प्रश्न पूछा गया। तो ये हो गया हमारे उपनिषदों के बारे में। योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद में षडंग योग है, जिसमें आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का वर्णन है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन विशुद्धि चक्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं की फॉर्म में पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे हम, विशुद्धि चक्र से संबंधित नहीं है ये पूछा गया। तो सबसे पहले हमें राइट आंसर पता होना चाहिए। हमारे पता है कि हठ योग में 6 चक्रों का प्रावधान है, 6 चक्कर कहे जाते हैं हठ योग में। तो वहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले नीचे कौन सा है, मूलाधार चक्र कहा जाता है, मूलाधार। उसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र होता है, उसके बाद में अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र और अंत में आज्ञा चक्र। इन सबको मिलाकर के 6 चक्रों का प्रावधान है। ये आप शिव संहिता में देख सकते हैं, वहां पर 6 चक्रों पर विशेष रूप से चर्चा देखने को मिल जाएगी आपको। तो अगर बात करें इनके चक्रों की, पदम कितने हैं इनमें, मतलब कमल कितने, तो उनको ध्यान रखने का तरीका दोस्तों क्या है, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगी। आपको केवल मूलाधार के बारे में पता होना चाहिए कि मूलाधार में 4 दल हैं। अब आपको नंबर सीरीज का पता होगा, 4 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 6 हुआ, 6 हो गए इसमें। इसमें फिर आगे जो आएंगे आप, फिर से 4 जोड़िए, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर से आप 2 जोड़िए, कितना हुआ, 12 हो गए। फिर से आप 4 जोड़िए, 16 हो गई। और अंत में 2, 2 दूनी 4 अंत में। इस प्रकार से आपको 16 दल जो है, सारे के सारे चक्रों के दल याद हो जाएंगे। सीक्वेंस चल रही है, देखोगे आप ध्यान से, 4 में 2 जोड़े, फिर आपने फिर से 4 जोड़ा, फिर से आपने 2 जोड़ा, फिर से आपने 4 ऐड किया। तो इस प्रकार से सीक्वेंस चल रही है ये चक्रों की। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से कौन सा संबंधित नहीं है, ये पूछा गया था। तो अपने को पता है विशुद्धि चक्र जो होता है कंठ में होता है, अनाहत चक्र हृदय में, मणिपुर चक्र नाभि में, स्वादिष्ठान चक्र जनन अंगों में, मूलाधार जो होता है गुदा इंद्रिय जहां योनि प्रदेश कहा जाता है वहां होता है। ठीक है, तो आज्ञा चक्र भ्रू मध्य में होता है। विशुद्धि चक्र के बारे में संबंधित सत्य नहीं है, ये हमें देखना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज बच्चे जो होते ऐसे प्रश्नों को सबसे इजी होते हैं और सबसे जल्दी गलत करते हैं, इनको गलत करते हैं, इनको नहीं ना पढ़ करके। तो हमें ये 16 उत्तर नहीं देना है, मीन्स 12 दल। ठीक है, और कंठ में होता है, इट मीन्स हृदय, ये हमें चूज करना है, क्योंकि नहीं के रूप में चूज करना है, मतलब विशुद्धि वाला उत्तर नहीं फाइंड करना हमें, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए और बी जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को समझना है दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, विशुद्धि चक्कर से संबंधित तो कहेंगे सी और डी होना चाहिए सर, परंतु हमसे क्या पूछ रखा है, नहीं की फॉर्म में प्रश्न पूछा है, तो नहीं की फॉर्म में ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न आपको तैत्तिरीय उपनिषद से पूछा जा रहा है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, उनको सुमेलित करना है। यदि आपने अच्छे से तैत्तिरीय उपनिषद जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लिया है आपने, तो आपको जरूर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। अगर ध्यान देंगे आप तो ये प्रश्न जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, जिसमें पहली वल्ली है शिक्षा वल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरी जो है भृगु वल्ली है, भृगु वल्ली है। ठीक है, ये प्रश्न अगर आप ध्यान देंगे तो ये कहां से है, ब्रह्मानंद वल्ली से है। ब्रह्मानंद वल्ली में जो पक्षी के रूप में तुलना की गई है मनुष्य शरीर की, वहां से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वहां कहा है कि ये जो शरीर है, इसमें
अलग अलग अंग जो है अलग अलग चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंच कोशों का वर्णन किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, उसी के अंतर्गत विज्ञानमय कोश के अंदर से यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अगर बात की जाए श्रद्धा की, तो श्रद्धा क्या कहलाता है? श्रद्धा उस पक्षी का सिर कहलाता है। फिर अगर हम इसके बाद में बात करें, रित किसे कहा गया है? रित की बात करें तो दक्षिण पंख मीन्स दाहिना पंख या दायां पंख बोला गया है। आगे अगर बात करें हम सत्य की, तो सत्य जो है बायां पंख मीन्स उत्तर पंख को बोला गया है, उत्तर पक्ष उसका कहलाता है। इसके बाद बात करें हम योग की, तो योग जो है आत्मा अथवा मध्य भाग कहलाता है उस पक्षी का। तो ये तुलना की गई है। तो इस आधार पर अगर हम उत्तर देखें तो हमारा उत्तर जो है क्या होना चाहिए? ए का हमारा 2 होना चाहिए, ये कंफर्म है पूरी तरह से। तो ए का 2 सर ऑप्शन नंबर हमें 2 में मिलता है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। परंतु उससे पहले आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि यह प्रश्न ब्रह्मानंद वल्ली का है, क्योंकि वहां पर पक्षी के अलग अलग अंगों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और वहीं पर तैत्तिरीय उपनिषद में ही हमें पंच कोशों का वर्णन मिलता है, पंच कोश का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न आपसे काफी बार पूछा गया है। और उन पंच कोशों को अरेंज करना भी आपको आना चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इस प्रकार से पांचों कोशों को आपको अरेंज करने आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 37 यहां पूछा गया कि मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका मींस थोरेसिक वर्टिब्रा कितने हैं? तो यह प्रश्न एनाटॉमी का है। थोरेसिक वर्टिब्रा की बात कीजिए तो वर्टिब्रास होती है आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन में रीढ़ की हड्डी, उसमें वर्टिब्रास होती है। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या होता है आपका? सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल C7 होता है। फिर आपके थोरेसिक आता है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोरेसिक जो होता है T4 12 होता है। उसके बाद में आपका लंबर वाला रीजन आता है, लंबर, लंबर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद में सैक्रम आता है, सैक्रल वर्टिब्रास बोलते हैं जिसको, सैक्रल जो है S की तरह दिख रहा है मीन्स 5 की तरह दिख रहा है। तो इसमें 5 होते हैं चिल्ड्रन में, और अडल्ट में ये जाकर के 1 हो जाते हैं। आगे बात की जाए कोक्सिस की, COCCYX कोक्सिस की बात की तो ये भी कितने होंगे? 4 होंगे, परंतु घट करके 1 हो जाते हैं अडल्ट में। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल वर्टिब्रा की बात करें, टोटल वर्टिब्रा अडल्ट्स में अगर बात की जाए, बड़े व्यक्तियों में, क्योंकि उसमें हड्डियां जो है बहुत सी जुड़ करके 1 हो जाती है अडल्ट्स में, तो उनमें कितनी होती है? 26 हो जाती हैं। और अगर बात की जाए बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन की बात की जाए, तो उनमें जो है इन्फेंट स्पेशली, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें कितनी होती है? 33 वर्टिब्रास होती है टोटल वर्टिब्रास। ठीक है, हमसे ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा था? हमसे पूछा गया कि थोरेसिक में कितनी होती है, तो थोरेसिक में कितनी है? 12 वर्टिब्रास होती है। ये आगे की जानकारी जो है ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से बहुत बार आपसे प्रश्न पूछता है ना, तो इसके इर्द गिर्द की चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न। योगाभ्यास के अध्यापन पाठ योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि पाठ योजना जब हमें पढ़ानी है तो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या करेंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान देखें तो आपके सामने उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हल्का सा आप चिंतन करेंगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा इस प्रश्न का। इसमें सबसे पहले हमें पता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले होगा, हमेशा ही पाठ का प्रस्तुतिकरण जो है सबसे पहले होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो उसके बाद में इंडिविजुअल हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, हम खुद करेंगे या किसी व्यक्ति को हम करवा सकते हैं। इंडिविजुअल प्रैक्टिस की जाती है उसके बाद में, ठीक है, व्यक्तिगत अभ्यास जिसको बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल। उसके बाद में इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के बाद में आप क्या करेंगे? लोगों को अभ्यास करवाएंगे, मीन समूह में अभ्यास करेंगे, सबके साथ अभ्यास किया जा सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में जब आपने समूह में अभ्यास करवाया है सभी को, तो समूह में अभ्यास करवाने के बाद में अब बच्चों के क्वेश्चन आंसर होते हैं। जैसे मैंने कोई पाठ पढ़ाया, आपको कोई लेसन पढ़ाया, हठ योग प्रदीपिका पढ़ाई, गैरण संहिता पढ़ाई, तो उसके बाद में आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये हमें फिर से बताइए। तो मतलब प्रश्न उत्तर हमेशा ही लास्ट में रखे जाते हैं, तो ये सी उत्तर हो जाएगा। इतना ध्यान रखें, बीच के प्रोसेस हल्का फुल्का और भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं इनमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में जो होते हैं प्रश्न उत्तर रखे जाते हैं हमेशा ही, और पाठ का प्रारंभ में प्रस्तुतिकरण होता है। सबसे पहले आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज का। तो A B D C जो है अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप देखें कि हमें रटना है इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो आप इसका उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। आपको ये कॉमन सेंस से ही देना है इसका उत्तर, ये ध्यान रखें। तो A B D C मीन्स पाठ का प्रस्तुतिकरण, फिर व्यक्तिगत अभ्यास, फिर उसके बाद में हम समूह में अभ्यास करेंगे, और लास्ट में जो है प्रश्न उत्तर रखे जाते हैं हमेशा ही। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न। यहां पर सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, उनका मिलान करना है।
तो हमें ये जो प्रश्न है योग सूत्र से ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले। अगर आपको ये पता लग गया इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें दृक् शक्ति की, तो दृक् शक्ति का अर्थ होता है पुरुष। पुरुष को हम दृक् शक्ति बोलते हैं, मतलब जो देखने वाली जो वस्तु है वो कौन है, कौन देखता होता है, पुरुष देखता है। और दर्शन शक्ति जो दर्शन को दिखा दे वो कौन है, वो हम दर्शन, दृश्य वर्ड जो होता है प्रकृति के लिए यूज होता है, परंतु दर्शन शक्ति जब बात आ जाती है तो वह बुद्धि के लिए प्रयोग होता है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता, तो कहते हैं दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकता हो जाना अस्मिता कहलाती है। मीन्स पुरुष और बुद्धि की एकता अस्मिता कहलाती है। ओके, इसके बाद में सी है विशेष अविशेष अलिंग। ये 3 शब्द आए हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए कि दूसरा अध्याय जब आप साधन पाद देखते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा कि प्रकृति के मीन्स दृश्य के 4 विभाग हुए हैं। 4 विभाग कौन कौन से? दृश्य के 4 प्रकार हुए हैं। दृश्य के 4 प्रकार कौन कौन से? विशेष है, अविशेष है, लिंग है और अलिंग है। ठीक है, ये 4 प्रकार हुए हैं दृश्य के। अब इसमें आपको ये जानना है कि लिंग किसे कहा गया है, अलिंग कौन है, विशेष कौन है, अविशेष कौन है। और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सूत्र संख्या क्या है। दूसरे अध्याय में अगर आप 19वां सूत्र देखेंगे तो वहां पर आ गया विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगाणी गुण अप्रमाणी, तो ये आपको वहां दिखेगा। तो विशेष की अगर बात की जाए तो विशेष किसे कहा गया है? विशेष में पंच महाभूत, पंच महाभूत मीन्स मैं भूत लिख देता हूं इन शॉर्ट, पंचभूत, पंच महाभूत जिनको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहते हैं। 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां जो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां 5-5 है वो दोनों, और साथ में क्या आ जाता है आपका मन मीन्स एक उभय इंद्रियां भी। तो ये टोटल कितने हो गए? विशेष कितने हुए? 16। विशेष कितने हैं? 16 विशेष माने गए हैं योग दर्शन में। तो अब इसमें से हमें ये उत्तर देना है कि विशेष कौन सा है। विशेष कौन सा हुआ? ज्ञान इंद्रिया मीन्स जो 10 इंद्रियां हैं कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, उनमें से ज्ञान इंद्रिया हमारी विशेष में आएंगी। आगे हम अगर दूसरा देखें अविशेष, तो अविशेष में कितने तत्व माने गए हैं उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो अविशेष में अगर देखें हम तो अविशेष में 6 तत्व माने गए हैं। अविशेष में 6 तत्व हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन से हैं वो भी पता होना चाहिए क्योंकि यही तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अविशेष की बात करें तो अविशेष से अ शब्द किसके आगे लगता है? प्रकृति के विकारों में से अहंकार के आगे लगता है, तो अहंकार हो गया। ठीक है, और साथ में पंचभूत ऊपर आ गए तो पंच तन मात्राएं नीचे आ जाएगी, पंच तन मात्राएं नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो 6 हमारे क्या हुए? हमारे 6 जो है अहंकार और पंच तन मात्राएं अविशेष कहलाएंगी। तो तन मात्राएं क्या होगी? अविशेष कहला देंगी। इसके बाद में बचता है अलिंग। अलिंग की बात की जाए तो अलिंग कहा गया मूल प्रकृति, क्योंकि मीन्स वो उसका जो है कोई भी कारण नहीं है, उसका कोई चिन्ह विशेषण नहीं है मूल प्रकृति का, वो अदृश्य रूप में है। बात की जाए लिंग की तो लिंग क्या है? जो मुख्य कारण है, वो प्रथम परिणाम है प्रकृति का, उसको हम क्या बोलते हैं? महत तत्व बोलते हैं। महत तत्व जो है प्रकृति का मुख्य कारण बोला गया है, इसको लिंग कहा जाता है। लिंग कितने हैं संख्या में? 1, और अलिंग भी संख्या में 1 है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो अब हम उत्तर देखते हैं कौन सा हमारा उत्तर राइट होगा। तो अगर देखें तो ए का 5 होना चाहिए। ए का 5 मात्र एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये प्रश्न इस रूप में पूछा गया है आज, आगे भविष्य में किसी और रूप में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रकृति के विकार कितने हैं। प्रकृति और इनके विकार, इनको 4 विशेष भागों में बांटा गया है, उनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ध्यान देंगे आप तो एक विशेष हो जाएगा जिसमें पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और मन आज शामिल है, मीन 16 विशेष, और 6 अविशेष जिसमें अहंकार और पंच तन्मात्राएं शामिल है, और एक लिंग जिसको महत्व कहा गया है, और एक अलिंग जो मूल प्रकृति स्वयं में है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, यहां से एग्जामिनर आगे फिर से पूछ सकता है कोई भी प्रश्न को। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करके आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, बच्चा देखते ही सबसे पहले घबरा जाता है कि अरे यहाँ तो सूत्र संख्या तक पूछी जाती है, ये तो बहुत टिपिकल है, कैसे याद होगा। तो आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी योग सूत्र जानते हैं, पहली बात तो योग के अगर आप विद्यार्थी तो योग सूत्र पूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए, एक एक सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। योग के विद्यार्थी होने का मतलब सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट योग सूत्र की। तो बाकी हो सकता है ना पता हो, परंतु जो हमारा मुख्य ग्रंथ है, जो हमारा ये कह सकते हैं कि योग के विद्यार्थियों का धार्मिक ग्रंथ है योग सूत्र, उसके बारे में एक एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। प्रतिदिन एक सूत्र याद करें या 5 सूत्र अवश्य याद करें। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ध्यान देंगे, तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी, यह कहां पर आता है? ये समाधि पाद में आता है। तो समाधि पाद में आता है, पहले अध्याय में आता है। इतना मुझे एहसास था
संख्या अपने आप एग्जामिनर ने दे रखी है वो हो जाएगी, तो 50वां सूत्र हो जाएगा। अब दोस्तों आपको चर्चा करनी है कि साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, इनमें जो है ये जो ऑप्शन दिए हैं ये कौन कौन सी संख्या है। कल को एग्जामिनर क्या करेगा, इनमें से दे देगा कोई कि बताइए ये वाला सूत्र कहाँ का है, और उसमें ऑप्शन होना चाहिए हमारा साधन पाद या विभूति पाद या कैवल्य पाद, ऐसा हो सकता है। तो अब हम इन सूत्रों को भी देख लेते हैं, मैं बोल करके बता देता हूं, तो आप अवश्य बुक में जाकर के सूत्रों को आज से ही देखना शुरू करेंगे। अगर बात की जाए साधन पाद के 50वें सूत्र की, तो यहां कहा गया है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। मीन्स प्राणायाम के बारे में बताया है कि जो 3 प्राणायाम होते हैं, पहले बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, वो देश काल संख्या के दृष्टिकोण से दीर्घ और सूक्ष्म हो सकते हैं। चौथे के बारे में ऐसा नहीं कहा है। तो ये जो है 50वां सूत्र है। बात की जाए विभूति पाद के 51वें सूत्र की, तो वहां कहा गया है स्थान्युप निमंत्रणे संगस्म्यकरणम पुनरिष्ट प्रसंगात। और कैवल्य पाद का 29वां सूत्र देखें तो वहां कहा गया प्रसंख्याने अपि कुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्मेत समाधि। मीन्स कैवल्य पाद में धर्मेत समाधि का है, तो यहां से भी कल को पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि धर्मेत समाधि का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, तो कैवल्य पाद में किया गया है, 4th अध्याय में। धर्मेत समाधि के सूत्र संख्या क्या है, तो 29वें सूत्र संख्या धर्मेत समाधि की है, जिसका फल क्या बताते हैं धर्मेत समाधि का, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। क्लेश और कर्म मीन्स कर्माशयों की निवृत्ति हो जाती है, किससे, धर्मेत समाधि से। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता होना चाहिए हमेशा ही। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक होता है, और हमारा 40वां क्वेश्चन था, तो मतलब हमारा पार्ट 4 जो है जिसमें हमें 31 से 40 क्वेश्चन किए वह कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन दिया रहता है उसको आप जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो के सबसे पहले मिलते रहें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। और यदि आप हमारे साथ जुड़कर नेट जेआरएफ की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एक्यूरेट योगा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप ऊपर दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद सभी का।